आज रानी का बाहर घूमने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए जैसे ही उसका पति रोहित ऑफिस से लौटा तो रानी ने उसे दरवाजे पर ही रोक लिया। रोहित, मेरा आज बाहर घूमने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन चलो आज हम मॉल में घूमने जाते हैं और आज रात का खाना हम बाहर ही खाएंगे। पर रानी, मैं अभी अभी ऑफिस से लौटा हूँ और बहुत थक भी गया हूँ। हम एक काम करते हैं, हम संडे को घूमने चलते हैं। संडे आने में तो अभी 2 दिन बाकी हैं। मैं सारा दिन घर में रहकर बोर हो जाती हूँ। मुझे तो आज घूमने के लिए ले ही जाना पड़ेगा। क्यों मेरे बेटे को तंग कर रही है? वो अभी अभी ऑफिस से लौटा है और कितना थका हुआ है। आ बेटा, मैं तुझे खाना खिलाती हूँ। ऐसा कहकर मंगला अपने बेटे को अंदर खाना खिलाने ले गई। ये देखकर रानी को बहुत गुस्सा आया। सासू माँ, आपने मेरा घूमने का प्लान खराब करके अच्छा नहीं किया। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अगली सुबह मंगला अस्पताल जाने के लिए तैयार थी और अपने बेटे रोहित का इंतजार कर रही थी। तभी रानी वहां आई। अरे सासू माँ, आप अभी तक अस्पताल नहीं गई? मैं अपने बेटे का इंतजार कर रही हूँ, पर आपका बेटा तो सुबह ही चला गया। असल में मुझे अपनी नई साड़ी का ब्लाउज सिलने के लिए देना था, पर उसके लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ता। इसलिए मैंने रोहित से कहा कि वो ऑफिस जाते हुए रास्ते में दर्जी को ब्लाउज का कपड़ा देता हुआ जाए, पर मैंने उससे कहा था कि आज मुझे अस्पताल जाना है। कोई बात नहीं, आप ऑटो रिक्शा से चले जाओ। इस तरह सास बहू में रोहित के समय को लेकर खींचतान चलती रहती थी। ऐसे ही एक बार रानी और मंगला दोनों के मायके में शादी का फंक्शन था और दोनों ही उस शादी में रोहित के साथ जाना चाहती थी। सासू माँ, रोहित मेरे साथ मेरे मायके के फंक्शन में ही जाएगा। अच्छा होगा कि आप अकेले ही अपने मायके की शादी में चली जाओ। कहीं रोहित के साथ जाने के चक्कर में आप शादी में ही ना जा पाओ। मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वो मेरे साथ ही जाएगा। इसलिए मेरी चिंता छोड़ो और तुम अकेले अपने मायके की शादी में जाने की तैयारी करो। अब ये तो शाम को जब रोहित ऑफिस से लौटेगा तभी पता चलेगा कि कल वो हम दोनों में से किसके साथ शादी में जाएगा। शाम को जब रोहित ऑफिस से लौटा तो रोहित को कुछ समझ नहीं आया कि वो उन्हें क्या जवाब दे। मेरे लिए ये तय करना बहुत मुश्किल है कि मुझे किसके साथ जाना चाहिए, और मैं तो बस तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। इसलिए तुम दोनों आपस में तय कर लो और मुझे बता दो कि मुझे किसके साथ जाना है। सासू माँ, आपने सुना ना कि रोहित मेरे साथ जाना चाहता है, इसलिए आप अकेले ही चली जाइए। मैं अपने बेटे को जानती हूँ, वो तुझे दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए वो खुलकर बोल नहीं पा रहा है, पर असल में वो मेरे साथ जाना चाहता है। वैसे भी रोहित, अगर आज तेरे पिताजी जिंदा होते तो मैं तुझे बिल्कुल तंग नहीं करती। सासू माँ, आप हर बार ससुर जी का नाम लेकर रोहित को अपने साथ ले जाती हैं, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रोहित मेरा पति है, उस पर मेरा हक है और मैं उसकी माँ हूँ, इसलिए उस पर पहला हक मेरा है। अगर आपने ऐसे ही करना था तो आपने उसकी शादी क्यों कराई? मुझे क्या पता था शादी के बाद तुम मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दोगी, और मुझे पता होता कि अपने ही पति के साथ कहीं जाने के लिए मुझे आपकी परमिशन चाहिए होगी तो मैं ये शादी ही नहीं करती। बहस करते करते दोनों रोने लगी और अपने अपने कमरे में चली गईं। उस दिन कोई भी अपने मायके के फंक्शन में नहीं गया। फिर अगली सुबह रानी ने रोहित और अपनी सास से कहा, मैं बंटवारा करना चाहती हूँ। रानी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इस घर का बंटवारा करना चाहती हो? मुझे तो पहले से ही इस लड़की पर शक था और आज इसने मेरा शक यकीन में बदल दिया। इस घर का बंटवारा कभी नहीं होगा। आप दोनों मुझे गलत समझ रहे हैं। रोहित, मैं इस घर का नहीं बल्कि तुम्हारा बंटवारा करने की बात कर रही हूँ। तुम्हारा बंटवारा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आए दिन तुम्हें लेकर मेरी और सासू माँ की लड़ाई होती रहती है। इसलिए एक बार बैठकर हम तीनों तुम्हारा बंटवारा कर लेते हैं। सही बात है, एक बार तुम्हारे समय का बंटवारा हो गया तो फिर किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं बस तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए तुम दोनों का जैसा मन करे या जैसा तुम्हें ठीक लगे वो करो। ठीक है, तो आज से रोहित सुबह 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक मेरे साथ रहेगा और तुम उसे अपना कोई भी काम करने के लिए नहीं कहोगी। और शाम 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक रोहित मेरे साथ रहेगा और आप उसे अपना कोई भी काम करने के लिए नहीं कहेंगी। इस तरह सास बहू ने
रोहित के समय का बंटवारा कर लिया। अब 12 घंटे रोहित अपनी माँ को कभी अस्पताल लेकर जाता, कभी मंदिर लेकर जाता, कभी शॉपिंग कराता, तो कभी उनके दूसरे किसी काम में मदद करता, और 12 घंटे अपनी पत्नी के साथ घूमता, शॉपिंग करता और उसके बाकी कामों में उसका साथ देता। सास बहू इस बंटवारे से बहुत खुश थी, लेकिन इस सब में रोहित बहुत थक जाता था। क्या बात है रोहित, आजकल तुम बहुत थके थके से रहते हो? कुछ नहीं मनीष, बस घर में सास बहू ने अपना झगड़ा सुलझाने के लिए मेरे समय का बंटवारा कर दिया है। दोनों अपना समय शुरू होते ही मुझे कभी किसी काम के लिए बाहर ले जाने के लिए कहती हैं, तो कभी घर में ही किसी काम पर लगाए रखती हैं। इस सब के बीच मुझे आराम करने का समय नहीं मिल पाता। फिर तो तुम्हें उन दोनों से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा ज्यादा दिन चलता रहा तो तुम्हारी तबीयत भी खराब हो सकती है। मुझे कुछ नहीं होता, अगर वो दोनों इस बंटवारे से खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा। अब सास बहू के बंटवारे का असर रोहित की सेहत पर दिखने लगा था। रोहित, मुझे शाम तक ये फाइल तैयार करके देना है। वैसे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुम ऑफिस का काम कर तो सकते हो ना? हाँ बॉस, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब तो है, पर कोई बात नहीं, मैं ये फाइल कंप्लीट कर दूंगा। अगर तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब है तो कुछ दिनों की छुट्टी ले लो। अगर छुट्टी ले लूंगा तो काम कैसे करूंगा, और काम नहीं करूंगा तो घर चलाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? ठीक है, तुम्हें जैसे ठीक लगे। आज जल्दी घर आ जाना, याद है ना? आज हमें रणवीर सिंह की फिल्म देखने जाना है। हाँ हाँ याद है, तुम चिंता मत करो, मैं आज समय से घर आ जाऊंगा। जल्दी से ये काम खत्म कर लेता हूँ, फिर शाम को रानी को फिल्म दिखाने भी ले जाना है। तभी अचानक रोहित की तबीयत बहुत खराब हो गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। ऑफिस के लोगों को पता चला तो वो उसे हॉस्पिटल ले गए, और उन्होंने रोहित की माँ और पत्नी को भी फोन करके हॉस्पिटल बुला लिया। रोहित, डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे रोहित को? रोहित बेहोश कैसे हो गया? आप लोग चिंता मत कीजिए, मैंने रोहित का इलाज कर दिया है। असल में आराम ना मिलने के कारण उसका शरीर अंदर से बहुत कमजोर हो गया था, जिस कारण वो बेहोश हो गया। अभी तो मैंने उसका इलाज कर दिया है, लेकिन ये सब दोबारा भी हो सकता है। इसलिए मैं आप दोनों को ये सलाह दूंगा कि आप रोहित के खाने पीने के साथ साथ उसके आराम का भी ध्यान रखिए। डॉक्टर की बात सुनकर सास बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो दोनों रोने लगी। सासू माँ, ये सब हमारी वजह से हुआ है। हमने रोहित के समय को आपस में इस तरह से बांट लिया कि उसके पास आराम करने का समय ही नहीं बचा। हाँ बहू, हमने अपने चक्कर में रोहित के बारे में सोचा ही नहीं कि उसे क्या चाहिए, और वो बेचारा बस हमारे बारे में ही सोचता रहा। बस यही कहता रहा कि मैं बस आप दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। आपने सही कहा सासू माँ, ये सब हमारे बंटवारे की वजह से हुआ। मैं ये बंटवारा अभी खत्म करती हूँ। मैं भी ये बंटवारा खत्म करती हूँ। आज से हम रोहित के समय को आपस में नहीं बांटेंगे, बल्कि अपना सारा समय रोहित का ध्यान रखने में लगाएंगे। इस तरह सास बहू ने पहले रोहित के समय का बंटवारा कर लिया, और फिर समझ आने पर रोहित के समय का बंटवारा खत्म कर अपना सारा समय रोहित के नाम कर दिया। बहुत समय पहले दुर्गापुर नाम का एक गांव हुआ करता था। वो गांव बहुत सुंदर था। वहाँ बड़े बड़े पर्वत, नदियाँ, झरने और कई तरह के सुंदर सुंदर फूल उगा करते थे। उसी गांव में बेबी नाम की एक बहुत सुंदर लड़की भी रहती थी। बेबी बहुत गोरी और सुंदर थी, इसलिए गांव के सभी लोग उसे मिस दुर्गापुर कहकर बुलाते थे। बेबी तो हमारे गांव की मिस दुर्गापुर है। हमारी मिस दुर्गापुर के आगे तो मिस इंडिया भी कुछ नहीं है। मिस इंडिया क्या? वो तो इतनी सुंदर है कि मिस वर्ल्ड भी उसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन बेबी जितनी सुंदर थी, उसका दिल उतना ही बुरा था। उसे अपनी सुंदरता पर इतना घमंड था कि वो किसी से अच्छे से बात भी नहीं करती थी। मैं इतनी सुंदर हूँ
कि सब लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, लेकिन मैं इन बुरे से दिखने वाले लोगों से भला क्यों बात करूंगी? मुझे लोग मिस दुर्गापुर ऐसे ही नहीं कहते। वो सभी को अपने आगे छोटा समझती थी, खासकर उसी गांव में रहने वाली लड़की काली को, जो बेबी से एकदम उलट बिल्कुल काली थी। बेबी हमेशा उसके रंग का मजाक उड़ाया करती थी। अरे सुबह हो गई, सूरज भी निकल गया, लेकिन अभी तक तुम्हारे मुंह पर अंधेरा है। काली को अपने रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जब बेबी उसका मजाक उड़ाती थी तो उसे बहुत बुरा लगता था। बेबी, तुम मेरे रंग का मजाक मत उड़ाया करो, मुझे बहुत बुरा लगता है। बुरा लगता है तभी तो मैं बोलती हूँ। और अगर तुम्हें इतना ही है तो फिर जाओ मेरी तरह गोरी और सुंदर बनकर आओ, और अगर नहीं हो सकती तो फिर मैं तुम्हें जो भी कहूँ तुम्हें चुपचाप सुनना पड़ेगा। काला अंधेरा ना हो तो। सफेद की तरह काला भी तो एक तरह का रंग ही होता है, फिर ये बेबी मेरा मजाक क्यों उड़ाती है? बेबी की बातों से बचने के लिए काली गोरा होने की तरह तरह की क्रीम लगाती थी, महंगे महंगे फेस पैक लगाती थी, यहाँ तक कि घरेलू नुस्खे भी आजमाती थी। उस बेबी की वजह से ये खाने पीने की चीजें तक मुंह पर लगानी पड़ती है, लेकिन इतना करने के बाद भी उसके रंग पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। बेसन, खीरे, केला, दूध सब कुछ तो लगाकर देख लिया, पर मेरा रंग वैसा का वैसा ही है। पता नहीं इस अंधेरे से मुंह पर सुबह कब होगी। एक दिन काली गांव में काली माता के मंदिर, अभी वो मंदिर के बाहर ही पहुंची थी कि तभी बेबी ने उसे देखा और वो हमेशा की तरह उसका मजाक बनाने लगी। और बताओ काली अंधेरी रात, आज रात का अंधेरा दिन में घर से कैसे निकला? प्रसाद, लगता है तुम मंदिर जा रही हो, लेकिन तुम तो खुद काली माता हो। भला तुम्हें काली माता के मंदिर जाने की क्या जरूरत, बल्कि लोगों को तुम्हारी पूजा करने तुम्हारे घर आना चाहिए। चलो ठीक है काली माता, आज से मैं रोज सुबह तुम्हारे घर आकर तुम्हारी पूजा करूंगी। इसके बाद बेबी रोज काली को काली माता कहकर चिढ़ाने लगी, अकेले में भी। काली माता की जय हो। और सबके सामने भी बोलो काली माता की जय हो। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई और बहुत से बुरे लोग काली को काली माता कहकर चिढ़ाने लगे। हमारा ध्यान बस हमारी मिस दुर्गापुर बेबी पर ही था और हमने कभी दुर्गापुर की काली माता पर ध्यान ही नहीं दिया। यकीन नहीं होता कि हमारे गांव में बेबी जैसी सुंदर लड़की के साथ साथ उस काली माता जैसी लड़की भी रहती है। लेकिन हमारी मिस दुर्गापुर ने उस काली माता को ढूंढ ही लिया। बात इतनी बढ़ गई कि काली ने घर से निकलना ही बंद कर दिया। बाहर सब उस बेबी की वजह से मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए आज के बाद मैं घर से बाहर नहीं जाऊंगी।
पर काली, अगर बाहर नहीं जाओगी तो पढ़ाई कैसे करोगी? और पढ़ाई नहीं करोगी तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगी? वो सब मुझे नहीं पता। मुझे बस ये पता है कि अगर मैं घर से बाहर गई तो बेबी मुझे काली माता कहकर मेरा फिर से मजाक उड़ाएगी। अब अगर मैं काली हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं कोई जानकर काली थोड़ी हूँ। और मैंने गोरा होने के लिए कितनी सारी क्रीम लगाई, फेस पैक लगाए, और तो और मुंह पर दही और दूध भी लगाए। अब अगर मैं उसके बाद भी गोरी नहीं हुई तो इसमें मेरी क्या गलती? तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और अगर उन्हें तुम्हारे रंग से परेशानी है तो ये उनकी परेशानी है। माँ, वैसे तो काली माता भी काली हैं, फिर भी लोग उनकी पूजा करते हैं, तो मेरा हरदम मजाक क्यों उड़ाते हैं? तुम चिंता मत करो काली, सब ठीक हो जाएगा। काली माँ सब ठीक कर देंगी। काली ने जब रोते रोते काली माता से ऐसे सवाल किए तो उसकी आवाज देवी काली माता तक पहुंच गई और उन्हें बेबी पर बहुत गुस्सा आया। तुमने काली को काली माता कहकर सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि मेरा भी मजाक उड़ाया है। तुम्हें काला रंग अच्छा नहीं लगता ना? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम्हें काले रंग से परेशानी है ना? तो लो, अब मैं काला रंग तुमसे पूरी तरह से छीन लेती हूँ और तुम्हें सफेद रंग बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आज से तुम सिर से पैर तक सफेद हो जाओगी। ये मुझे क्या हुआ? मेरा ये हाल किसने किया? उसे कुछ समझ नहीं आया कि उसका ये हाल कैसे हुआ और किसने किया, पर जल्दी ही ये बात पूरे दुर्गापुर में फैल गई। तुमने सुना है? बेबी को कोई खतरनाक बीमारी हो गई है। अरे सुना क्या? मैंने तो देखा है। उसके सिर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक सफेद हो गए हैं। बेचारी मिस दुर्गापुर। बेबी ने डॉक्टर से अपना इलाज भी करवाया, पर डॉक्टर को भी कुछ समझ नहीं आया। और फिर गांव के लोग जो पहले उसे मिस दुर्गापुर कहते थे, अब उसे सफेद भूतनी कहकर चिढ़ाने लगे। अरे भाई, अब काहे की मिस दुर्गापुर? अब तो वो सफेद भूतनी जैसे लगती है। बेबी ने आज तक बस अपनी तारीफ ही सुनी थी। उसे इस सब की आदत नहीं थी, इसलिए इस सब से बचने के लिए उसने घर से निकलना ही बंद कर दिया। जब तक मैं पहले जैसी नहीं हो जाती, तब तक मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी। लेकिन बहुत दिन बीतने पर भी जब वो ठीक नहीं हुई, तब उसे एहसास हुआ कि ये उसे उसके कर्मों की सजा मिल रही है। मैं जो हमेशा काली को काली माता कहकर चिढ़ाया करती थी, ये जरूर मुझे उसकी सजा मिली है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब काली माता के गुस्से की वजह से वो मिस दुर्गापुर से दुर्गापुर की सफेद भूतनी बन चुकी थी। बाकी बची काली, तो काली को कभी अपने रंग से कोई परेशानी नहीं थी। और अब जब बेबी ने ही घर से निकलना बंद कर दिया था, तो धीरे धीरे गांव ने, लोगों ने भी उसे चिढ़ाना बंद कर दिया और वो भी खुशी खुशी रहने लगी। तो इस तरह काली माँ ने मिस दुर्गापुर को दुर्गापुर की सफेद भूतनी बनाकर उसे उसके कर्मों की सजा दी।